दोस्तों देखिए, ये हमारे पास एक सर्किट है जहाँ पर मैंने एक लोड को कनेक्ट किया है और एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फ्लो होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। और हमें पता है करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट में फ्लो होता है, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट उसके ऑपोजिट में यानी कि इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, जो कि पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव पर। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर फ्लो हो रहा है इस ओर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के बाद क्या ये इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाता है? अगर इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से? और अगर ये ख़त्म नहीं होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आखिरकार कहाँ चले जाते हैं? ओके, तो देखिए मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ओके, तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रॉन दोस्तों हर जगह होता है। तो ये एक मार्कर है, या फिर ये जो वाइट बोर्ड है, या फिर मेरे अंदर, आपके अंदर, हर किसी में इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ इस मार्कर के बारे में, तो ये जो मार्कर ये आपको दिख रहा है एक सॉलिड जो कि इतना बड़ा है, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम इस मार्कर को छोटे करते जाएं और आखिर में जो छोटा पीस इसका बचता है, जिसे हम आखिरकार और छोटा नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एटम। ठीक है, जो कि होता है परमाणु। ओके, तो आखिरकार जो इसका टुकड़ा बचेगा वो होगा एटम, जो कि बहुत सारे एटम मिल करके ये एक मार्कर बनता है, एक सॉलिड। जो भी सामान हो वो एटम से, बहुत सारे एटम मिलकर वो बनता है। लेकिन एटम जो होता है, एटम के अंदर भी और बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे कि आपका हो गया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ओके, और इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस। ओके, और इसके चारों ओर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसका मतलब कि ये जो मार्कर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि हर एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब कि हर एक वस्तु में करंट फ्लो नहीं हो सकता है। करंट कहाँ पर फ्लो होगा? जिस वस्तु में फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होगा उसी वस्तु में करंट फ्लो हो सकता है। ओके, अगर हम एक मेटल लेते हैं तो मेटल के पीस में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि जो कि वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उससे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या होता है कि बस थोड़ा सा प्रेशर अगर उसे लगेगा तो एक जगह से दूसरी जगह वो जंप कर लेगा, थोड़ा सा प्रेशर। ठीक है, ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का काम। तो जिस सब्सटेंस में, जिस वस्तु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होगा उसमें करंट अच्छी तरह से फ्लो हो सकता है। तो जो करंट होता है हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है आपका डीसी करंट और एक होता है आपका एसी करंट। एक होता है आपका डीसी और एक होता है आपका एसी। चलिए पहले हम डीसी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद एसी के बारे में बात करेंगे। डीसी में अलग होता है और एसी में भी अलग होता है। तो अगर हम डीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे दिमाग में क्या ख्याल आएगा? बैटरी। क्योंकि बैटरी जो होता है उसमें से हमें आउटपुट क्या मिलता है? हमेशा डीसी ही मिलता है। ओके, और बैटरी का आपका दो टर्मिनल होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव का और एक होता है आपका नेगेटिव का। तो यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव के अंदर एक पॉजिटिव प्लेट होता है और नेगेटिव में आपका एक नेगेटिव प्लेट होता है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लोड ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक लैंप को कनेक्ट कर देता हूँ। करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर है? नेगेटिव प्लेट पर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो ये कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की ओर। यानी कि अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? देखिए पॉजिटिव की ओर ये आएगा, इलेक्ट्रॉन अभी इस ओर आएगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था नेगेटिव प्लेट पर, वो धीरे धीरे फ्लो होते होते कहाँ पर आ जाएगा? पॉजिटिव प्लेट पर। ठीक है, तो देखिए, तो इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होते रहते हैं। फ्लो होते होते क्या होगा कि एक कंडीशन ऐसे आएगा जहाँ पर क्या होगा? आपका इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन और इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन जो कि बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बराबर हो जाएगा तब क्या होगा कि यहाँ पर करंट फ्लो होना
बंद हो जाएगा, जिससे हम बोलते हैं कि बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर एक वाटर टैंक है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक वाटर टैंक है, और मैं अभी क्या करता हूँ कि इन दोनों के अंदर एक पाइप लगा देता हूँ, और अभी यहाँ पर टैंक जो है फुल भरकर पानी है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि यहाँ पर जो ये टैंक खाली है आपका, तो अभी पानी क्या होगा, इस टैंक से इस टैंक में फ्लो होने लगेगा। तो अभी पानी इस टैंक से इस टैंक पर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा कि भरता जाएगा, तो ये भरता गया भरता गया भरता गया। तो जैसे क्या होगा, दोनों टैंक के अंदर पानी जब बराबर में आ जाएगा, तब क्या होगा कि इन दोनों के अंदर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी प्रेशर का डिफरेंस नहीं आएगा, जिसके वजह से पानी जो है इन दोनों के अंदर किसी में भी फ्लो नहीं होगा, पानी यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते होते दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा समान हो जाएगा, तब क्या होगा कि इन दोनों के अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया था, जो कि आपको ऊपर आई बटन में या फिर आप वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 0 हो जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएगा और आपका करंट भी फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब हम इसको चार्ज करेंगे बैटरी को, तब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया था वो फिर से नेगेटिव को चला जाएगा, और नेगेटिव में भरपूर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तब क्या होगा, फिर से ये फ्लो होने लगेगा। जैसे कि अगर मैं इस टंकी से पानी को खाली कर देता हूँ और ये पानी लेकर के दोबारा मैं इस टैंक में भर देता हूँ, तब क्या होगा, पानी फिर से यहाँ पर फ्लो होगा। उसी तरह जब हम इसको चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो होगा। तो इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कि सर्कल बना रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर फ्लो हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ख़त्म नहीं हो रहा है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव को आ रहा है। फिर जब चार्ज होता है वो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव को चला जाता है। फिर जब डिस्चार्ज होने की बात आता है, वो क्या होता है, फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव को जाता है। तो डीसी केस में कुछ ऐसा होता है। तो अभी देखते हैं हमारा एसी केस में क्या होता है। और एसी क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो कि हमेशा चेंज होता रहता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो दोस्तों एसी जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ओके। तो एसी कुछ इस तरह का होता है। ये होता है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये होता है आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। एसी जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है, इसके डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होता रहता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी में क्या होता है कि एक होता है आपका फेज और एक होता है आपका न्यूट्रल। ये आपका फेज, ये आपका न्यूट्रल। तो ये मेरे पास एक लोड है, तो यहाँ पर मैं एक लोड ले लेता हूँ, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फेज को लेकर यहाँ पर और न्यूट्रल को लेकर के यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया, एसी जो होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है, हमेशा इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, कभी पॉजिटिव आता है और कभी नेगेटिव आता है, ओके। तो कभी यहाँ पर फेज होगा और न्यूट्रल होगा, और कभी यहाँ पर न्यूट्रल होगा और यहाँ पर फेज होगा। एसी में कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। देखिए, तो अगर यहाँ पर फेज है, ठीक है, और यहाँ पर न्यूट्रल है, तब क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सॉरी करंट इस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है यह आपका इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और कुछ देर बाद क्या होता है कि यह आपका फिर से साइकिल चेंज होता है, आपका नेगेटिव साइकिल आता है। तब क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका न्यूट्रल और ये आपका फेज हो जाएगा। तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा और करंट इधर से जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो साइकिल जहाँ पर चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कभी इस डायरेक्शन में फ्लो होता है और कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ पर कांस्टेंट फ्लो नहीं होता है। ये क्या होता है कि यहाँ पर कभी इस डायरेक्शन में फ्लो होता है तो कभी उसके ऑपोजिट में
फ्लो होता है। इस केस से हमें ये पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एसी सर्किट में कहीं भी मूव नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि एक ही जगह पर वो वाइब्रेट होता है, कभी इधर जाता है कभी इधर आता है, ठीक है, कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ से यहाँ तक फ्लो होता है और कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक फ्लो होता है। इसी तरह वो क्या होता है कि इधर जाता है और फिर इधर आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाता, वो सिर्फ एक कंडक्टर के अंदर इधर उधर फ्लो होता रहता। ये होता है आपका एसी सर्किट में, क्योंकि हमें पता है हमारा जो फ्रीक्वेंसी वो कितना है 50 हर्ट्ज है, यानी कि 50 साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट करता है, यानी कि हर 10 मिली सेकेंड में यह आपका एक साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। तो उसी टाइम में क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एक बार और एक बार आपका इधर आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि आपका एसी सर्किट में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो कि ट्यूबलाइट का चौक होता है, इलेक्ट्रिकल का चौक जिसके अंदर इंडक्टर होता है वो वाइब्रेट होता है, या फिर ट्रांसफार्मर हो गया वो वाइब्रेट होता है, या फिर आप एसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल ले लीजिए, या फिर जो पंखा होता है उसको आप खोल लीजिए, उसके अंदर जो वाइंडिंग होता है उसे आप पावर सप्लाई दीजिए और उसके पास कोई मेटल लेके जाइए, तो आप देखोगे वो क्या होता है कि वाइब्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि वहाँ पर हमने एसी का सप्लाई दे रखा है। और एसी क्या होता है कि वाइब्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि एसी के अंदर एक फ्रीक्वेंसी होता है जिसके वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन कभी इस डायरेक्शन में जाता है और इस डायरेक्शन में आता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी फ्लो नहीं हो रहा है और डीसी केस में भी कहीं पर फ्लो नहीं हो रहा है, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों ख़त्म नहीं होते हैं और इलेक्ट्रॉन आखिरकार कहाँ जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।